गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अक्षांश व देशांतर रेखाएं। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का जो अध्ययन करते हैं एक पृथ्वी के रूप में, जिसको हम एक नमूने के रूप में, यानी कि जिसको हम ग्लोब बोलते हैं, उस ग्लोब के द्वारा हम इसका पूरे विश्व का अध्ययन करते हैं। तो इस ग्लोब के ऊपर कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों ही प्रकार से होती हैं, जिसको हम अक्षांश व देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो जो पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, इसका अध्ययन, इसका ज्योग्राफिकल स्टडी, भौगोलिक अध्ययन हम इसके ग्लोब के रूप में करते हैं, जिस पर लेटीट्यूड लाइन्स, लॉन्गिट्यूड लाइन्स यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं। ये सभी जो रेखाएं होती हैं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल से करेंगे कि सबसे पहले है लेटीट्यूड लाइन्स, अक्षांश रेखाएं, यानी कि जो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और पृथ्वी पर बीचों बीच जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती हैं उसको हम इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। ये रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हैं, जिसके उत्तर की तरफ वाला भाग जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण की तरफ वाला भाग जो है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो इस भूमध्य रेखा के इक्वेटर लाइन के नॉर्थ और साउथ यानी कि उत्तर और दक्षिण दिशा में 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90-90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। इन अक्षांश रेखाओं का और देशांतर रेखाओं का हम किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करने में इनकी हेल्प लेते हैं। तो किसी भी स्थिति में जो है 90 से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकता, क्योंकि जो ध्रुवों की स्थिति है वो 90 डिग्री अक्षांश होती है। ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं, और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर होती है। अब है कि जो हमारा ग्लोब के ऊपर भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा बोलते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा बोलते हैं। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर जो हमारी सनलाइट है, सूर्य की जो किरणें हैं, वो कर्क रेखा पर वर्टिकल पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को माना जाता है। इसी प्रकार 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें वर्टिकली पड़ते किस पर? मकर रेखा पर, जिसकी वजह से 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को एक पॉइंट मान लिया जाए तो अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो 179 होगी, और इन्हीं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को रेखा माना जाए तो अक्षांशों की संख्या 181 होगी। इसमें हम 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, यानी कि जो हमारी भूमध्य रेखा है, उसको भी शामिल करते हैं। अब है कि जो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, इसमें सबसे बड़ा फैक्ट क्या है कि जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं, यानी कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। इसके बाद हम करेंगे लॉन्गिट्यूड लाइन या देशांतर रेखाओं के बारे में। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी कि जो हमारा नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, उनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं उसको हम देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड लाइन्स कहते हैं। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, यानी कि ये हमारे ध्रुव हैं, और इन ध्रुवों से हम भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो बढ़ती जाएगी। और इसके विपरीत में जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो 2 देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी जो वो कम होती जाती है। तो जो देशांतर रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाओं की तरह समानांतर नहीं होती, इसीलिए जो 2 देशांतर रेखाएं हैं उनके बीच की सबसे अधिक दूरी जो है भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर लाइन पर 111.3 किलोमीटर होती है। जो अब बात आती है कि जो हम देशांतर रेखाओं की गणना कैसे करें। देशांतर रेखाओं की लंबाई
एक जैसी होने के कारण इनकी गणना करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट काम है। इसीलिए जो हमारी ग्रीनविच वेधशाला है वहाँ से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसको 0 डिग्री देशांतर रेखा माना जाता है और इसी रेखा को हम प्राइम मेरिडियन, प्रधान यामोत्तर, प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व और पश्चिम की ओर 1-1 डिग्री के अंतराल में 180 डिग्री जो है 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, जो कि कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखा ग्लोब पर खींची जाती हैं। यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। 180 डिग्री पश्चिमी और 180 डिग्री पूर्वी दोनों ही देशांतर रेखा एक होती हैं और 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे के विपरीत होती हैं, एक दूसरे के अपोजिट में होती हैं। अब है कि जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा को किन किन स्थानों पर प्रतिच्छेद करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो कर्क रेखा को अल्जीरिया के स्थान पर प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद यही जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो भूमध्य रेखा को यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को गिन्नी की खाड़ी में यानी कि अटलांटिक महासागर में जो हमारी गिन्नी की खाड़ी है उसमें प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो मकर रेखा को या इसको अटलांटिक महासागर में यानी कि जो हमारा नामीबिया डेजर्ट है, नामीबिया है, उसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर में प्रतिच्छेद करती है। अब इसके बाद कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उस 0 डिग्री देशांतर रेखा पर कौन कौन से महत्वपूर्ण जो हमारे देश हैं वो स्थित हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया यानी कि वही स्थान जहाँ पर कर्क रेखा को प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद घाना और अंटार्कटिका। इसके बाद है कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन और टाइम लाइन, यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसका उपयोग हम समय निर्धारण में करते हैं और इसीलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को इंटरनेशनल टाइम लाइन या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है और 180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग हम डेट डिसाइड करने में, तिथि को निर्धारण करने में करते हैं। इसीलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। अब इसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि जो इंटरनेशनल टाइम लाइन है, समय रेखा है, उसको हम यूनिवर्सल टाइम या ग्रीनविच टाइम भी कहते हैं। क्यों यूनिवर्सल टाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी रेखा से पूरे विश्व का टाइम या समय का निर्धारण किया जाता है। जो ग्रीनविच है उस ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय यानी कि ईस्ट की तरफ जो स्थान है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होता है और पश्चिम की तरफ जो स्थान है उनका समय जो है ग्रीनविच समय से पीछे की तरफ होता है। इसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर सुबह के 11 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो हमारी पृथ्वी है 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर को क्रॉस करती है यानी कि 360 डिग्री देशांतर को पूरा करती है, एक चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक गणना आ जाती है कि 1 डिग्री देशांतर को क्रॉस करने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। तो अब हमें यहाँ पर ये निकालना है कि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा कि भी 1 डिग्री देशांतर को क्रॉस करने में अगर 4 मिनट का समय लगता है तो 15 डिग्री देशांतर को क्रॉस करने में समय कितना लगेगा 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। और इससे पहले वाली स्लाइड में हमने किया था कि जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसके पूर्व की तरफ वाले जो स्थान है वहाँ का समय जो है आगे होगा और पश्चिम की तरफ वाले जो स्थान है उनका समय क्या होगा
पीछे होगा। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, यानी कि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय होगा 12 बजे। और अगर यहीं पर मैं बात करता कि भी 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर में क्या समय होगा, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता यानी कि 1 घंटा पहले, यानी कि यहाँ पर अगर 0 डिग्री पर 11 बजे हैं तो 15 डिग्री पश्चिमी पर यहाँ पर सुबह के 10 बजे होंगे। ये था हमारे पास इंटरनेशनल टाइमलाइन के बारे में। अब बात करते हैं कि जो भारत के संदर्भ में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि हमारे देश का, भारत का जो समय निर्धारण किया जाता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, यानी कि जो जहाँ से भारत का समय निर्धारण किया जाता है। ये रेखा हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से हमारे देश का जो समय निर्धारण किया जाता है। और ये रेखा हमारे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, या जिसको हम प्रयागराज बोलते हैं, प्रयागराज के मिर्ज़ापुर टाउन के खरावड़ा गांव से गुजरती है। और इसी रेखा को जो है नेपाल और श्रीलंका जो है वो भी फॉलो करते हैं। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो हमारा IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है या पीछे है। तो यहाँ पर 82.5 डिग्री ईस्ट यानी कि पूर्वी देशांतर है। और हमें पता है कि पूर्व की तरफ वाले जो स्थान हैं उनका समय जो है आगे होता है, पश्चिम वालों का पीछे होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो यहाँ पर हमें क्या है कि GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे का समय जो है हमारे भारत का जो है आगे है। किससे? GMT से या 0 डिग्री देशांतर रेखा से। तो यहाँ पर ये एक कैलकुलेशन करके बताया गया है कि किस प्रकार 5.5 घंटे हमारा समय जो है भारत देश का आगे है। 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा और 1 डिग्री देशांतर रेखा को क्रॉस करने में लगते हैं 4 मिनट। तो यहाँ हमारे पास आ गया 330 मिनट। और इनको हम 60 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, घंटे निकल कर आ गए 5.5 घंटे। इसीलिए हमारा जो टाइम है IST का वो 5.5 घंटे आगे है। अब है इंटरनेशनल डेट लाइन, यहाँ की जहाँ से पूरे विश्व का जो दिनांक है, डेट है, उसको डिसाइड किया जाता है। ये 180 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन हमें कम करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन को बढ़ाना पड़ता है। जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है वो बिल्कुल सीधी नहीं है, बल्कि कुछ देशों ने अपने जो समय है और जो तिथि है उसको एक जैसा रखने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार इसको अपने स्थान से 4 बार मोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा, इंटरनेशनल जो डेट लाइन है, उसको प्रशांत महासागर से होकर के खींचा गया है। इसके सबसे नज़दीक जो है बेरिंग जलडमरू आता है या बेरिंग स्ट्रेट आता है। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर ईस्ट की तरफ जाएंगे यानी कि पूर्व की तरफ जाएंगे तो हमें एक दिन का क्या होगा, फ़ायदा होगा। जैसे ही हम पश्चिम की तरफ जाएंगे, वेस्ट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, एक दिन का हमें नुकसान होगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर GMT पर यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। ये हमारे पास क्या है, 75 डिग्री देशांतर रेखा। और 15 डिग्री देशांतर रेखा को क्रॉस करने में लगता है 1 घंटा का समय। तो 75 डिग्री देशांतर को क्रॉस करने में कितना लगेगा, 5 घंटे। यानी कि ईस्ट की तरफ है तो क्या होगा, समय आगे होगा, यानी कि यहाँ पर आ गया हमारा शाम के 5 बजे होंगे। दूसरे एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि अगर GMT पर 12 बजे हैं दोपहर के तो 30 डिग्री वेस्ट में क्या समय होगा। तो यहाँ पर क्या है, वेस्ट में, यानी कि समय पीछे की तरफ होगा। तो कितना डिफरेंस है, 30 डिग्री देशांतर। और 1 घंटे में कितना देशांतर कवर करता है, 15 डिग्री। तो 30 में कितना, 2 घंटे। यानी कि यहाँ पर जो हमारा समय होगा 2 घंटे पीछे होगा। यानी कि GMT पर अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो वहाँ पर 10 बजे होंगे, कब के, सुबह के। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि जो भूमध्य रेखा हमारी इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन पर सूर्य की किरणें वर्टिकल पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। इसीलिए वहाँ पर
दिन और रात बराबर होते हैं और पृथ्वी के चपटा होने के कारण भूमध्य रेखा पर जो हमारा ग्रेविटी फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका मान सबसे कम और ध्रुवों पर जो सबसे ज़्यादा होता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में 30 से लेकर के 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोषण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है। इसीलिए इन अक्षांशों को हम हॉर्स लैटिट्यूड या असव अक्षांश भी बोलते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की जो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, इन पर कौन कौन से देश स्थित हैं। तो सबसे पहले है कर्क रेखा। कर्क रेखा के ऊपर मैक्सिको है, भारत है, बांग्लादेश, चाइना और म्यांमार। भूमध्य रेखा के ऊपर हमारा कोलंबिया, ब्राज़ील, मालदीव, इंडोनेशिया। और मकर रेखा के ऊपर जो हमारे देश हैं चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर हमें एक फैक्ट है कि जो हमारा ब्राज़ील है, ब्राज़ील से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों ही गुजरती हैं और मैक्सिको से एकमात्र कर्क रेखा गुजरती है। अब सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट कि जो हमारी अफ्रीका की कांगो रिवर है, कांगो नदी है, वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और अफ्रीका की ही लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पर इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक अपनाई गई है कि कांगो कौन सी रेखा को काटती है। जैसे कि कर्क रेखा में भी क आता है और मकर रेखा में भी क आता है, इसलिए इनको क्रॉस कर दो। यानी कि सबसे बस जो लास्ट में बच गया क्या आ गया, भूमध्य रेखा। यानी कि कांगो रिवर जो है वो हमारी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।